डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकेट। यदि आप इस बार एसएससी जेईई का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। क्रैकेट आपके लिए लेकर आया है 2020 सीरीज, जो कि एक रिवीजन बूस्टर का काम करेगा इस एग्जाम के लिए। इस 2020 सीरीज में आपको 20 क्वेश्चंस के थ्रू हर एक चैप्टर की रिवीजन करवाई जाएगी, वो भी सिर्फ 30 मिनट्स में। इस टेस्ट सीरीज को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप अपने प्री एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत इजीली और करेक्टली सॉल्व कर सको, वो भी बहुत कम टाइम में। आपको बस इतना करना है कि 30 मिनट्स का टाइम निकालना है। इसके अलावा यदि आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक में डाउट आता है या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता सकते हैं, उसकी कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि वीडियो के लास्ट में गिवन है। आज हम पढ़ेंगे आपके थ्योरी ऑफ मशीन्स का फर्स्ट टॉपिक, प्लेनर मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स। इसमें हम काइनेमेटिक लिंकेज, 4 बार मैकेनिज्म और उनके इन्वर्जन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग काइनेमेटिक लिंक। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक लिंक क्या होता है। जैसे कोई भी मशीन है हमारे पास, तो मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन में होता है, तो उस पार्ट को हम बोल सकते हैं कि वो एक काइनेमेटिक लिंक है या फिर काइनेमेटिक एलिमेंट है। बट इसे हम काइनेमेटिक लिंक या काइनेमेटिक एलिमेंट तभी बोल सकते हैं जब ये कैपेबल हो पावर को या मोशन को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे ट्रांसफर कर सके, दैट इज एक लिंक से दूसरे लिंक पर ट्रांसफर कर सके। तो ऐसा करने के लिए इस लिंक को रेजिस्टेंट होना जरूरी है, रेजिस्टेंट बॉडी होना जरूरी है। रेजिस्टेंट बॉडी या रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है कि एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर विद इन द लिंक, उसके अंदर खुद के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ना तो कोई डिस्टोर्शन हो ना कोई डिफॉर्मेशन हो, वो रिजिड बॉडी होगी। बट कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जिसमें डिफॉर्मेशन हो जाती है, बट जिस पर्पज को उन्हें सर्व करना होता है उस पर्पज के लिए वो क्या है, एज ए रिजिड बॉडी एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव खुद डिफॉर्म हो सकती है, बट उसका पर्पज क्या है कि एक व्हील से दूसरे व्हील के को मोशन ट्रांसमिट करती है। तो बेल्ट ड्राइव को बोलेंगे कि वो रेजिस्टेंट बॉडी है। तो बेल्ट ड्राइव क्या है, हमारे पास काइनेमेटिक लिंक होगा। तो इस डिस्कशन से क्या आता है हमारे पास, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर होने के लिए क्या जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन बाय कॉन्सेप्ट के थ्रू जा सकते हैं कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। लेट्स सी व्हाट इज अ काइनेमेटिक पेयर। कोई भी दो लिंक है, अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन है तो वो क्या होगा, वो एक पेयर होगा, काइनेमेटिक पेयर। लेकिन ये जो रिलेटिव मोशन है ये कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई इंडेफिनिट मोशन हो रहा है हमारे पास, अनडिजायर्ड मोशन है तो वो काइनेमेटिक पेयर नहीं होगा। उसे के लिए कंस्ट्रेंट होना, डिजायर्ड मोशन होना जरूरी है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस डिस्कशन से हमारे पास, बिटवीन द रिलेटिव मोशन करेक्ट स्टेटमेंट है। Relative motion between the link must be constrained, that is desired motion. So correct option will be C. So let's start the next question. Kinematic pairs are not classified according to. Kinematic pairs को हम किसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई नहीं करते। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इस क्लासिफिकेशन को देख लें एक बार। काइनेमेटिक पेयर्स को हम जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, 3 क्लासिफिकेशंस में स्पेसिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव मोशन, कि एक लिंक का दूसरे लिंक के साथ में किस तरह का रिलेटिव मोशन है। और इसकी फिर सब कैटेगरीज आ जाती है हमारे पास, रिवोल्यूट पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर। आप यहाँ से रीड कर सकते हैं सारी चीजें। इसके अलावा हम मैकेनिकल कांस्टेंट के ऊपर उनको क्लासिफाई करते हैं, दैट इज कि वो क्लोज्ड पेयर है या फिर ओपन पेयर है, या फिर उसे बोलते हैं फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर। क्लोज पेयर का मतलब क्या है, परमानेंट कांटेक्ट रहेगा, मतलब एक लिंक दूसरे लिंक के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। तो जितने भी लोअर पेयर्स होते हैं सारे हमारे पास क्लोज्ड पेयर है। इसके अलावा नेचर ऑफ कांटेक्ट पे भी हम उनको क्लासिफाई करते हैं कि किस तरह का कांटेक्ट है, सरफेस से सरफेस का कांटेक्ट है या पॉइंट कांटेक्ट है या फिर कोई लाइन कांटेक्ट है। तो अगर पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट होता है तो वो हायर पेयर होगा, अगर सरफेस कांटेक्ट है तो क्या होगा, लोअर पेयर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप ध्यान रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली क्लासिफाई किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, डी, नेचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये कोई टाइप नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ 3 links are joined at a connection, then it is binary joint, quaternary, ternary, tertiary joint.
तो ये टाइप्स ऑफ जॉइंट हमें जानने जरूरी है। जॉइंट क्या है कि जहां पे एक पॉइंट जहां पर एक से ज्यादा लिंक कनेक्ट होते हैं, अगर उस पॉइंट पर दो लिंक कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कि वो बाइनरी जॉइंट है। अगर तीन लिंक कनेक्ट होते हैं तो वो टर्नरी जॉइंट होगा, चार लिंक कनेक्ट है तो वो क्वाटरनरी जॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, अगर इस पे दो लिंक जॉइंट है, ये हो गया हमारे पास, तो ये जॉइंट क्या हो गया, मेरा बाइनरी जॉइंट हो गया। अगर किसी जॉइंट पर तीन लिंक कनेक्टेड है, ये लिंक 1 2 3 तीनों कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे हम टर्नरी जॉइंट। तो एक टर्नरी जॉइंट देखा जाए तो वो किसके बराबर होता है, दो बाइनरी जॉइंट के बराबर। हम ऐसे लिख सकते हैं वन टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू टू बाइनरी जॉइंट्स। और क्वाटरनरी जॉइंट क्या होगा, जिसपे चार लिंक कनेक्टेड हो। ये हमारे पास फोर लिंक्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ये हो गया क्वाटरनरी। वन क्वाटरनरी जॉइंट इज इक्वल टू थ्री बाइनरी जॉइंट्स। तो यहां से एक रूल भी बन गया हमारे पास कि अगर किसी पॉइंट पर n नंबर ऑफ लिंक्स कनेक्टेड हैं तो वो किसके इक्वल होगा, n-1 बाइनरी जॉइंट के इक्वल होगा। तो ये आपके रेफरेंस में काम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ n नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड एट अ जॉइंट देन इट इज इक्विवेलेंट टू। तो अभी हमने डिस्कस करा है इस क्वेश्चन को, किसके इक्वल होगा, अगर फोर लिंक्स कनेक्टेड है एक जॉइंट पर तो वो तीन बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है, थ्री लिंक्स कनेक्टेड है तो दो बाइनरी जॉइंट के बराबर है, और अगर n नंबर ऑफ लिंक्स कनेक्टेड है तो वो n-1 बाइनरी जॉइंट्स के इक्वल होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ अ जॉइंट कैन बी। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए रिस्ट्रेंट क्या होते हैं। रिस्ट्रेंट को कांस्टेंट भी बोलते हैं, कि किसी बॉडी के कुछ मोशंस को कंस्ट्रेंट कर देना, तो वो पर्टिकुलर कोई एक मोशन ही कर सके बॉडी, वो क्या होंगे हमारे पास, रिस्ट्रेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक अनकंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी है, दैट इज फ्री रिजिड बॉडी है कोई, तो उसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तीन तो ट्रांसलेटरी मोशन होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में। इसके अलावा एक्स एक्सिस में एक रोटरी मोशन होगा, वाई में भी रोटरी मोशन हो सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट में। तो एक अनकंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी के पास हमारे पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। बट अगर उसी अनकंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी को मैं किसी दूसरे लिंक के साथ कनेक्ट करता हूं तो उसके ट्रांसलेटरी मोशन तो खत्म हो गए, बस वो उसके अबाउट में क्या कर सकता है, ऐसे ऐसे बस रोटेट ही कर सकता है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में। तो कुछ कंस्ट्रेंट आ जाते हैं जब एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट करते हैं, तो कुछ कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो कंस्ट्रेंट हो जाते हैं उसके, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, 6 में से माइनस कर देते हैं। अब ये कहता है कि रिस्ट्रेंट कितने हो सकते हैं किसी जॉइंट के पास में। अगर सपोज करो एक जॉइंट है और उस पर मैंने 6 रिस्ट्रेंट लगा दी, तो मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारे पास रिजिड बॉडी के लिए, 6। 6 के 6 आपने रिस्ट्रेंट लगा दिए तो कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बचा उसका। ऐसे उसको क्या बोलेंगे हम कि वो एक रिजिड बन गया, सॉलिड बन के रह गई है वो जॉइंट। अब अगर वो एक भी रिस्ट्रेंट अप्लाई ना करे तो इसका मतलब वो कनेक्शन हुआ ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन लिंक हो जाए, मतलब ओपन जॉइंट हो गया, वो जॉइंट है ही नहीं वहां पर, दोनों लिंक फ्री है, कुछ भी मोशन कर सकता है। तो हमारे नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट कितने हो सकते हैं बिटवीन एनी कनेक्शन, तो 0 से ज्यादा होंगे और 6 से कम होंगे, तभी हमें कोई पर्टिकुलर मोशन मिल पाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर रिडंडेंट चेन। इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो चेन्स है हमारे पास वो क्या होती है, क्या क्राइटेरिया है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द नोट्स। काइनेमेटिक चेन, assembly of links in which relative motion of link is possible and motion of each relative to other is definite, that is constraint। काइनेमेटिक चेन किसको बोलेंगे हम, जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, 1, कि उसका मोशन दूसरे लिंक के साथ में कैसा एक डेफिनेट मोशन होगा, मतलब आपने पर्टिकुलर कोई इनपुट दिया तो आपको पता है आउटपुट क्या मिलने वाला है, या डिजायर्ड आउटपुट आप उससे गेन कर रहे हो, ऐसा नहीं आपने कुछ भी मोशन दिया और कुछ भी आउटपुट मिल गया। तो ऐसी चेन को क्या बोलते हैं हम लोग, अनकंस्ट्रेंट चेन बोलते हैं। जैसे इंडेफिनेट मोशन हमें मिल जाता है तो उसे नॉन काइनेमेटिक चेन बोलेंगे या अनकंस्ट्रेंट चेन बोलेंगे, उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी 1। और रिडंडेंट चेन की बात करें तो रिडंडेंट चेन क्या है, कि कोई भी मोशन अलाउ नहीं करता एक लिंक से दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में, उसे फ्रेम या स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डज नॉट अलाउ एनी मोशन ऑफ लिंक रिलेटिव टू अदर। तो काइनेमेटिक चेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए काइनेमेटिक चेन क्या होती है। रिडंडेंट चेन का क्वेश्चन आपने देख ही लिया। नॉन काइनेमेटिक चेन, ऐसी चेन को हम क्या बोलते हैं, अनकंस्ट्रेंट चेन भी बोलते हैं, जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 होती है। अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 हो जाए
तो ऐसे उसको क्या बोलेंगे हम, सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। नेगेटिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाए अगर किसी की। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अ काइनेमेटिक चेन विद नेगेटिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड। तो जस्ट अभी हमने नोट्स में आंसर देखा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सुपर स्ट्रक्चर। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर काइनेमेटिक चेन। तो अभी हमने देखा था काइनेमेटिक चेन क्या होगी, जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 होगी। हमारे पास एक इक्वेशन है कुट्सबैक इक्वेशन। कुट्सबैक इक्वेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के काम आती है। F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। यहाँ पर F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, J है नंबर ऑफ जॉइंट्स, H है हमारे पास नंबर ऑफ हायर पेयर्स, L है हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स। काइनेमेटिक चेन के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 1। अब इस F इक्वल टू 1 को अगर हम कुट्सबैक इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये रिलेशन निकल कर आएगा हमारे पास, रीअरेंज करके देखा जा सकता है। फॉर दिस रिलेशन J प्लस H बाई टू इक्वल टू 3L बाई टू माइनस 2। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, एक तो एक कुट्सबैक इक्वेशन लर्न करके रखनी है और एक ये रिलेशन लर्न करके रखना है काइनेमेटिक चेन के लिए। बट ये पूछेगा तभी अप्लाई करना है, अदरवाइज तो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कुट्सबैक इक्वेशन से निकाल लेंगे। क्या आंसर है हमारे पास, J प्लस H बाई टू इक्वल टू 3L बाई टू माइनस 2 काइनेमेटिक चेन के लिए। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी। अगर सुपर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर की बात करें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर के लिए 0 पुट कर देंगे और लेस देन 0 पुट कर देंगे सुपर स्ट्रक्चर के लिए। तो ये जो नोट्स में नीचे वाला रिलेशन है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी लर्न करके रख सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अकॉर्डेंस विद ग्रबलर्स क्राइटेरियन। ग्रबलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि ग्रबलर का क्राइटेरिया क्या है। ग्रबलर का क्राइटेरिया फॉर द मैकेनिज्म हैविंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 एंड 0 हायर पेयर्स। तो ये ग्रबलर का क्राइटेरिया हम कुट्सबैक इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं। कुट्सबैक इक्वेशन अभी बताई थी आपको, F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। अगर इसमें मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 पुट करूं, साथ ही साथ हायर पेयर्स को 0 कर देता हूं, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रबलर का क्राइटेरिया मिल जाएगा। सो बाय पुटिंग दिस वी गॉट द इक्वेशन 3L माइनस 2J आफ्टर रीअरेंजिंग इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई तभी हो सकती है क्योंकि ये देखो जो 2J है 2 इंटू समथिंग इवन ही होगा हमेशा। 4 इज एन इवन नंबर, इवन में से इवन माइनस होगा तभी हमारे पास 0 आ सकता है। तो 3L मस्ट बी इवन, 3L को इवन होना पड़ेगा। 3 इवन नहीं है तो L को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स इवन होंगे तभी हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म मिल सकता है जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 हो और कोई हायर पेयर उसमें ना हो। दिस इज द ग्रबलर्स क्राइटेरिया। तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितने होने चाहिए हमारे पास, 4। और 4 लिंक्स से हमने काफी सारे जो काइनेमेटिक चेन है उसके ऊपर मैकेनिज्म देखेंगे, उनके इन्वर्जन्स देखेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द काइनेमेटिक लिंकेज शोन बिलो कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब ये काइनेमेटिक लिंकेज दी हुई है हमें पता करना है कितनी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट कुट्सबैक इक्वेशन अप्लाई कर देंगे इसमें। तो सबसे पहले कुट्सबैक इक्वेशन F इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। चलो लिंक काउंट करते हैं। लिंक कितने, एक तो ये हो गया हमारा फिक्स लिंक नंबर 1, दूसरा लिंक ये हो गया है ना, रिजिड लिंक है ये, कैसा क्वाटरनरी लिंक है, देखो 4 जगह से कनेक्ट किया जा सकता है। नंबर 3 बाइनरी लिंक है ये भी, 4 5 6 एंड 7। वी हैव 7 नंबर ऑफ लिंक्स। तो लिंक्स हो गए हमारे पास 7। ज्वाइंट काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे कितने लिंक कनेक्टेड है इस ज्वाइंट पर, सिर्फ 2 ही लिंक कनेक्टेड है, 2 एंड 1। तो ये एक बाइनरी ज्वाइंट हो गया हमारे पास। ये वाला भी कैसा है, बाइनरी ज्वाइंट हो गया। ये भी क्या हो गया हमारे पास, बाइनरी ज्वाइंट हो गया। ये कैसा है, 3 लिंक कनेक्टेड है इस पर, लिंक 3 5 एंड 4, तो ये टर्नरी ज्वाइंट हो गया। यहाँ पे 2 लिंक कनेक्टेड है 4 एंड 6, बाइनरी ज्वाइंट। इधर 3 लिंक कनेक्टेड है, लिंक 1 7 एंड 6, तो ये भी टर्नरी ज्वाइंट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हमारे पास, बाइनरी काउंट करो कितने, एक बाइनरी यहाँ पे भी है, 2 एंड 7 ज्वाइन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 बाइनरी ज्वाइंट्स एंड 2 टर्नरी ज्वाइंट्स। तो टर्नरी ज्वाइंट क्या है, 2 बाइनरी के बराबर होता है। तो 2 टर्नरी कितने किसके इक्वल हो गए हमारे पास, 4 बाइनरी के बराबर। सो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हमारे पास कितने हो गए, 4 5 एंड 4 इज
9 बाइनरी ज्वाइंट्स। नंबर ऑफ हायर पेयर्स क्या है? हायर पेयर जहाँ पे लाइन कॉन्टैक्ट वगैरह है, तो ऐसा कोई यहाँ पे है नहीं, सो हायर पेयर्स आर 0। बाय यूजिंग दीज इनपुट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3L हो गया 7 6, 2J, J आर 9 एंड हायर पेयर्स आर 0। 18 माइनस 18 इट इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आ गए हमारे पास? 0। इसको बोलेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 जिसका होता है स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर होगा या फ्रेम बोल सकते हैं इसको। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 12, what are the minimum number of links in a constraint planar mechanism involving revolute pairs and two higher pairs? So ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रेंट प्लेनर मैकेनिज्म का क्या मतलब है। मतलब कंस्ट्रेंट चेन के लिए क्या चाहिए? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1, दो हायर पेयर दिए हुए हैं और रिवोल्यूट पेयर भी होने चाहिए। दैट मीन्स कि h की वैल्यू होगी हमारे पास 2। तो कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या है कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन? 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस h। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 3L माइनस 3 माइनस 2J माइनस हायर पेयर्स आर 2। तो जो ग्रबलर का क्राइटेरिया है हायर पेयर के लिए मॉडिफाई होकर क्या आ जाएगा? 3L माइनस 2J माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यहां से हमने क्या देखा था पहले कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी है तो यहाँ पर भी क्या होना पड़ेगा? L को इवन होना पड़ेगा। तो मिनिमम लिंक कितने हो सकते हैं इवन होने के लिए? 4। तो L इज इक्वल टू 4 पुट करके देखते हैं क्या इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 6, दिस इट डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ L इज इक्वल टू 6 अगर मैं पुट करता हूं तो क्या आएगा? 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 minus 6, this becomes 18 minus 12 minus 6, that becomes 0. Yes, it is satisfied with number of links 6. So minimum number of links हमारे पास कितने हो सकते हैं? 6 constant planar mechanism के लिए। So let's start next question number 13. Calculate the degrees of freedom for the system shown below. इस सिस्टम के लिए हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने हैं। सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या है, वही f इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस h कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन यूज करनी है और लिंक्स काउंट करने हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको देखनी है कि अगर इस लिंक को मैं ऐसे मोशन दूं तो ये लिंक आउटपुट मेरे को यहाँ से ऐसे मिलेगा। इस लिंक का कोई रोल नहीं है, अगर इस लिंक को यहाँ से हटा भी दिया जाए तो भी मेरे को डिजायर्ड मोशन यही मिलने वाला है। तो इस लिंक की वजह से कोई भी हमारे पास कंस्ट्रेंट यहाँ पे नहीं आया। तो ऐसे लिंक को हम रिडंडेंट लिंक बोलते हैं और इनको काउंट नहीं करना चाहिए हमें नंबर ऑफ, जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने हो तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ लिंक्स कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। नंबर 1, नंबर 2, दिस इज द नंबर 3 लिंक एंड दिस इज नंबर 4। ये लिंक क्या है? कोई एनी अदर कांस्टेंट तो दे नहीं रहा यहाँ पर, तो ये रिडंडेंट लिंक हो गया। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ लिंक 4 ही रहेंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 3, नंबर ऑफ लिंक आज 4, 4 माइनस 1 3 माइनस 2J। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स क्या होंगे? जब ये लिंक ही नहीं है तो ये ज्वाइंट काउंट नहीं होंगे। 1 2 3 4, these are the number of joints। 2 into 4 higher pairs are 0, so degrees of freedom is 9 minus 8, that is 1। so correct answer is B। अब इस क्वेश्चन में और देखने की बात है, अगर यही डायग्राम होता है हमारे पास और ये लिंक ऐसे इनके पैरेलल ना हो करके इस लिंक के और इस लिंक के कुछ इस टाइप से होता मान लो, तो फिर ये क्या होता? एज ए लिंक काउंट होता। चलो डायग्राम बना के दिखा देता हूं मैं आपको। ये हमारे पास फिक्स लिंक हो गया, ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3, ये लिंक नंबर 4 फिक्स्ड है यहाँ पे। अच्छा, ये लिंक अगर ऐसे इसके ऐसे ना होकर के लाइक दिस इस तरह से होता तो अब देखो इस लिंक ने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट लगा दिया। मतलब मैं इसको ऐसे मोशन भी दूंगा तो ये टिल्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, ये फ्रेम या स्ट्रक्चर होगा। इस केस में हम क्या करेंगे? इस लिंक को काउंट करेंगे। नंबर ऑफ लिंक क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 3 4 और ये हो गया हमारे पास 5। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें 5 लिंक होंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर आप इसकी निकालोगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसकी 0 आएगी। ये फ्रेम होगा या स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको हम, ठीक है। तो रिडंडेंट लिंक क्या हुआ कि ऐसा लिंक जो जिसके होने से कोई कंस्ट्रेंट हो ही नहीं रहा, तो उस लिंक को हम हटा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सिस्टम को, ऐसे लिंक को बोलते हैं रिडंडेंट लिंक। और ऐसे लिंक को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज नहीं करना चाहिए।
So let's start next question. In a mechanism, if one or more links can be moved without causing any motion to the rest of the links, then the effective number of degrees of freedom is. अगर किसी मैकेनिज्म में एक लिंक को मूव करा रहे हैं और उसकी वजह से कोई जो सिस्टम के बाकी मोशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे लिंक को हम क्या बोलते हैं कि उसके पास रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम FR क्या होता है? A link is said to have redundant degrees of freedom if its motion does not cause any motion to other links of the mechanism. तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कुछ कम हो जाएंगी और जो हमारे पास कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी। आप इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन, मतलब -FR और आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अच्छा, इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे डायग्राम दिया हुआ है नोट्स में, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में हमारे पास क्या 4 लिंक दिए हुए हैं 1 2 3 4। जो लिंक 3 का मोशन है, इस लिंक 3 के मोशन से लिंक 2 के मोशन को या जो लिंक 4 है उसके मोशन में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो इस लिंक 3 को हम क्या बोलेंगे कि इसके पास रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो हमारी जो ये कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन है मॉडिफाइड, इसमें क्या है -FR आ गया। तो अब इसके हेल्प से हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं हमारे पास? 4। ओके, और जॉइंट्स कितने? एक बाइनरी जॉइंट ये रहा, एक बाइनरी जॉइंट ये रहा, और ये क्या है यहाँ पे देखो लाइन कॉन्टेक्ट है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? हायर पेयर। तो एक हायर पेयर भी है यहाँ पर। ओके, एक बाइनरी जॉइंट यहाँ पर है। तो हमारे पास जो बाइनरी जॉइंट है वो कितने हो गए हैं? 3। वी हैव 3 बाइनरी जॉइंट्स, 4 लिंक्स एंड 1 हायर पेयर। सो इक्वेशन बिकम्स F is equal to 3, 4 minus 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, -2 J are 3 and higher pairs are 1। और रिडंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास? 1। लिंक 3 का कोई मोशन नहीं है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका, उसके मोशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो 9 - 6 - 2 degrees of freedom will be 1. So our answer is 1. Question number 15. If Grashopp's law is not satisfied, then fixing any link will always result in। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या आपको ग्राशॉफ लॉ होना पता होना जरूरी है। देखते हैं ग्राशॉफ लॉ क्या कहता है। कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन, मतलब किसी लिंक के क्रैंक होने के लिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है S, ये लॉन्गेस्ट लिंक है हमारे पास, दूसरा लिंक ये A है, ये B है, बाकी के अदर 2 लिंक्स है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राशॉफ, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक का सम S + L should not be greater than the sum of the other 2 links। that is कि ये या तो लेस देन रहे या इक्वल टू रहे किसके? बाकी 2 लिंक्स के लेंथ के सम के, तभी हमें कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन मिलेगा, मतलब कोई ना कोई लिंक हमें एज अ क्रैंक मिलेगा। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप किसी भी लिंक को फिक्स करके देख लो, आपको डबल रोकर मैकेनिज्म ही मिलेगा, डबल रोकर मैकेनिज्म। इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स अगर शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का सम हमारा ग्रेटर हो जाएगा बाकी अदर 2 लिंक से, तो हम चाहे शॉर्ट को फिक्स करो, लॉन्ग को फिक्स करो या किसी भी लिंक को फिक्स करो, हमें क्या मिलने वाला है? डबल रोकर मैकेनिज्म। सो करेक्ट आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following mechanism is an inversion of single slider crank mechanism with crank fix? सिंगल स्लाइडर क्रैंक का इन्वर्जन है और उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस नोट्स की हेल्प से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि कौन सा इन्वर्जन बनेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो भी हमने क्या है यहाँ पे क्रैंक को फिक्स करा, क्रैंक फिक्स होता है तो 2 ही मैकेनिज्म मिलेंगे हमें, 2 इन्वर्जन मिलेंगे, व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एंड रोटरी इंजन मैकेनिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा? क्रैंक फिक्स करने से हमें रोटरी इंजन मैकेनिज्म मिलेगा, दैट इज जीनोम इंजन। ये शॉर्ट में। अब इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे मिल रहा है, क्या हो रहा है, इस सब के लिए अगर आपको चाहिए तो वीडियो के लास्ट में मैंने ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहां पर आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कंप्लीट वीडियो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बना के दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस इंटरमिटेंट रोटरी मोशन फॉर कंटिन्यूअस रोटरी मोशन? कंटिन्यूअस रोटरी मोशन में से कौन सा मोशन है, मतलब जो इंटरमिटेंट मोशन देता है हमें? इंटरमिटेंट मोशन देखते हो जैसे क्लॉक्स में होता है, या फिर जो हम गियरिंग की इंडेक्सिंग वगैरह करते हैं मिलिंग में, वहां पर हमें कैसा दिखता है? इंटरमिटेंट मोशन देखने को मिलता है। तो इस टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। इंटरमिटेंट मोशन मैकेनिज्म क्या होता है? पीरियोडिक मोशन विद कांस्टेंट ब्रेक्स एट आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंटिन्यूअस इनपुट।
तो दो ही एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर, एक तो जेनेवा मैकेनिज्म एंड रेटचेट मैकेनिज्म। जेनेवा मैकेनिज्म क्या है, इंडेक्सिंग करते हैं गियर कटिंग में जब हम, या मिलिंग मशीन्स पे यूज किया जाता है। रेटचेट मैकेनिज्म क्लॉक में टिक 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 इस तरह से क्लॉक चलती है, तो वहां पर यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, जेनेवा मैकेनिज्म। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, हैंड पंप मैकेनिज्म इज ऑब्टेन्ड बाय। हैंड पंप मैकेनिज्म कैसे मिलता है हमें, तो अभी उस टेबल पर आ जाओ, वहां देखा था हमने हैंड पंप मैकेनिज्म कब मिलेगा, जब हम स्लाइडर को फिक्स कर देंगे सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में। सो करेक्ट आंसर इज सी, फिक्सिंग स्लाइडर इन सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। यहाँ पर मिल जाएगा हमें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उस टेबल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैकेनिज्म हैविंग n नंबर ऑफ लिंक्स द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कैन नॉट बी मोर देन। अगर किसी मैकेनिज्म में n नंबर ऑफ लिंक है तो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हो सकते हैं उसके पास, n से ज्यादा नहीं होंगे, उसके बराबर हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। जैसे 4 बार चेन है तो उसके कितने इन्वर्जन देखे हमने, 3 इन्वर्जन होते हैं। और अगर हम सिंगल स्लाइडर की बात करें, 4 लिंक है तो कितने इन्वर्जन देखने को मिलते हैं, 4 इन्वर्जन देखने को मिलते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इन्वर्जन n ही हो सकते हैं या इससे कम रह सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकते। सो करेक्ट आंसर विल बी इन्वर्जन कैन नॉट बी मोर देन n। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द लिंकेज गिवन बिलो हाउ मेनी इन्वर्जन्स आर पॉसिबल। पहले तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या यहाँ पे ग्रेशॉफ का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा। तो देखते हैं, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट का सम 3 एंड 12, 3 प्लस 12, और दूसरा क्या है 10 प्लस 6, 15 एंड 16, 15 इज लेस देन 16, यस ग्रेशॉफ क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, मतलब हमें कंटिन्यूअस मोशन मिल सकता है। अब जो बेस्ट लिंक है हमारे पास वो क्या, सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है, तो शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। 3 mm का लिंक है, इसको फिक्स कर दिया हमने। अब क्या होगा, ये कंट्रोल करेगा, मतलब इस पे अगर मैं इनपुट दूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये भी रोटेट करेगा और ये भी रोटेट करेगा। तो हमें कैसा मैकेनिज्म मिलने वाला, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। पहला इन्वर्जन ये हो गया। सेकेंड इन्वर्जन में मैं क्या कर सकता हूँ, लिंक एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट इज फिक्स। आप कोई भी एक लिंक को फिक्स कर दो, या तो 6 वाले को फिक्स कर दो या इसको, तो उस केस में क्या होगा, जो 3 mm का लिंक है ये तो कंप्लीट रोटेशन करेगा, ओके, चाहे आप 10 mm को फिक्स करो इसको। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, क्रैंक रोकर मैकेनिज्म मिलने वाला है। एक क्रैंक होगा, दूसरा रोकर होगा। नंबर 3 में क्या है कि अभी अगर मैं लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स कर दूं, तो सबसे बेस्ट पोजीशन अगर आपको डबल क्रैंक चाहिए तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर दो। अगर आपने सबसे लॉन्गेस्ट लिंक को फिक्स करा तो क्या मिलने वाला, डबल रोकर मैकेनिज्म। और एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट अगर फिक्स कर दें किसी को भी तो एक क्रैंक मिलेगा जो कंप्लीट रोटेशन करेगा, दूसरा क्या होगा, एज ए रोकर काम करेगा। सो फ्रेंड्स, ये 22 क्वेश्चंस थे आपके चैप्टर 1 सिंपल मैकेनिज्म प्लेनर मैकेनिज्म को लेकर के। इसमें जो नोट्स दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, और इनमें से ही कुछ क्वेश्चन या इनके जैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्री में ऑब्जेक्टिव। इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है और जो सब चीजें अगर वो आपको जानना है तो उसके लिए मैं अलग से आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर दूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ चीज समझनी है, तो अभी मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे गिवन है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।